नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नंदनी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको मैं आज की करंट अफेयर जो कि होना मॉर्निंग में थी लेकिन किन्हीं कारणों से थोड़ी लेट हो रही है। टेक्निकल इशू था और कोई कारण नहीं है, व्यक्तिगत कुछ भी कारण है, टेक्निकल कारण थे तो वो शॉर्ट आउट हो गए। क्लास रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। कल से व्यवस्थित आपको लाइव क्लास मिलेगी। सभी जो भी रिकॉर्डेड देख रहे हैं आज, उनसे निवेदन है कि कल ठीक 5:30 बजे लाइव जुड़ जाना है। ठीक है, तो चलिए आज की सेशन का आगाज करते हैं। लेकिन अगर आप में से पहली बार क्लास कर रहे हैं तो आपसे विनती है कि नंदनी आईएएस अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता है, इतनी टीम डेडिकेटेड होकर के रात रात भर लग करके आपके लिए इस तरह से कंटेंट निकाल के तैयार करके ला रहा है, तो आप भी अपना कर्तव्य निभाएं और अपना कर्तव्य का वहन करते हुए आप अपने साथियों को लिंक को साझा करते हुए चले, प्रसारित करेंगे अच्छे से तो हो सकता है आपका एक लिंक शेयर करने से आपके साथी का सिलेक्शन हो जाए। अगर वह हो गया और आप भी सिलेक्ट हो गए, दोनों एक साथ गए कहाँ, मसूरी। कितने अच्छे से एक साथ मजे आएंगे वहाँ जब मसूरी दो दोस्त एक साथ घूम रहे होंगे। कितना आनंदित होगा अवसर आपके लिए। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। ये थोड़ा सा आपके लिए मोटिवेशन हो गया। पहले देखिए, सबसे पहले है स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025। स्टॉकहोम जो पुरस्कार है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम। स्टॉकहोम जो जल पुरस्कार है उसकी कहानी पढ़ेंगे थोड़ा। 2025 में प्रसिद्ध जल विज्ञानी गुंटर ब्लोचेल को वैश्विक स्तर पर बाढ़ के जोखिम और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर उनके अग्रणी शोध के लिए 2025 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, नंदनी आईएएस आपको शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि करने के लिए डेडिकेट है, आपकी सफलताओं के लिए दिन रात लगा हुआ है। अब बस आपको एक ही काम करना है, अपने साथियों को लिंक शेयर करते हुए चलना। स्टॉकहोम जल पुरस्कार क्या है? यह जल विज्ञान प्रबंधन और संरक्षण में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने वाला एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इंटरनेशनल स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के सहयोग से इस पुरस्कार को प्रदान करता है। तो इसको प्रदान करने वाला कौन है? वो फाउंडेशन का नाम यहाँ लिखा है। कौन कौन लोग मिलते हैं? ये संस्था एक तो जो स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के सहयोग से पुरस्कार दिया था, दोनों मिलकर के। वर्ष 1991 में स्टॉकहोम जल महोत्सव के हिस्से के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। यानी कि जो जल के महोत्सव के रूप में इसकी पहले शुरुआत हुई, आगे चल करके पुरस्कार में बदला और धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो पुरस्कार मिलना स्टार्ट हुआ तो इसकी वजह एक ही थी कि जो जल के क्षेत्र में काम करेगा उनको पुरस्कृत किया जाएगा। यह स्वच्छ जल के प्रति स्वीडन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्वीडन की प्रतिबद्धता को दर्शाने वाला है। चलिए, सम्मानित किसे किया जाता है? सम्मानित किसे किया जाता भाई? जल संरक्षण, जल प्रबंधन और स्थिरता में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों या संगठन को। यह पुरस्कार विज्ञान, इंजीनियरिंग, नीति निर्माण और पर्यावरण संरक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को प्रदान किया जाता है। पुरस्कार की विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषता इसकी? अगस्त माह में विश्व जल सप्ताह के दौरान स्वीडन के राजा कार्ल 16वें गुस्ताफ द्वारा प्रदान किया जाता है और साथ में इसका नामांकन किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि भैया फलाना ढिमकाना व्यक्ति करेगा, ऐसा भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन स्वनामांकन और निकट संबंधियों के नामांकन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अर्थात ये जो कहा गया है इनकी बात है। ठीक है, पुरस्कार समिति योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार करती है और अंतिम चयन स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन के बोर्ड द्वारा किया जाता है। प्रथम विजेता थे प्रोफेसर डेविड डब्ल्यू शिंडलर, जो कि कनाडा के थे। इनको दिया गया था सबसे पहली बार जो मिला था पुरस्कार, ये पहला पुरस्कार जब मिला था वो इनको मिला था। आपको यूट्यूब की दुनिया में यूपीएससी के इस लेवल का कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, नंदनी आईएएस से कंटेंट थ्योरी भी करवा रहा, थ्योरी के बाद हम एमसीक्यू भी लगाएंगे। झीलों में प्रदूषण और जलवायु प्रभावों के अध्ययन में
उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। नोट वर्ष 2025 का विजेता रहे हैं। कौन है? गुंटर ब्लोचर, वियना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के क्या है? ये प्रोफेसर हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी के जो वियना की जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज है उसके ये क्या है? प्रोफेसर है वहाँ पर। बाढ़ जोखिम आकलन में क्रांतिकारी बदलाव लाने और अवलोकन आधारित जलवायु बाढ़ संबंध विकसित करने के लिए मान्यता प्राप्त की है और इसीलिए इन्होंने क्या किया है? इस क्षेत्र में जो काम किया उसके कारण इनको ये पुरस्कार मिला है। अगली खबर है बायोसारथी पहल। बायोसारथी पहल भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को उनकी घरेलू और वैश्विक पहुंच तथा व्यावसायिक विस्तार में सहायता करने के लिए बायोसारथी पहल शुरू की है। इस पहल का अनावरण 21 मार्च 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले जो रहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। ध्यान रखिएगा, ये तो खबर है। अब इसके क्या महत्व है हमारी यूपीएससी की दृष्टि से, वह महत्वपूर्ण है। देखते हैं पूरा डिटेल, इसके बाल की खाल अदरते हैं। अभी देखिए, यह समारोह जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के 13वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस अवसर पर भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 भी जारी की गई है। अर्थव्यवस्था के बारे में भी जारी की गई, भारत जैव अर्थव्यवस्था 2025 की। बायोसारथी पहल यह 6 महीने का कार्यक्रम होगा जो संरचित मेंटर मेंटी जुड़ाव को क्या करता है? बढ़ावा देता है। तो कितने महीने का होता है? 6 माह का। यूपीएससी यहाँ खेला करेगा, यह जो एक वार्षिक कार्यक्रम है ना, 6 माही 6 माही मंथ, ठीक है। इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, उद्योग अकादमी सहयोग को मजबूत करना और भारतीय स्टार्टअप को वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनाना। यह उद्देश्य जो है, यहां से यूपीएससी कैसे घुमाएगा प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा। वहां एक कथन दे देगा, एक तो 6 माही वाला यहां हेरफेर करेगा, दूसरा कथन देगा कि इस पहल का जो बायोसारथी पहल है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह क्या है? नवाचार को बढ़ावा देना, उद्योग अकादमियों जो है उनका सहयोग को मजबूत करना और भारतीय स्टार्टअप को राज्य स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना। तो यहां मैंने कह दिया राज्य स्तरीय, जबकि वैश्विक स्तर है, और मैंने एक छोटा सा जोड़ा राज्य स्तरीय। अब राज्य स्तरीय हो जाएगा तो प्रतिस्पर्धा राज्य में बढ़ा रहा, हो गया ना गलत। ये विश्व के लेवल पे उनके बराबर का बनाने का लक्ष्य है कि विश्व में हम प्रतिस्पर्धा कर सके, हमारा स्टार्टअप उसके लेवल का बनाना है। अगला जो दिखाई दे रहा मुख्य बिंदु, असम पहला भारतीय राज्य बना है जिसने BIO बायो वाली जो है E3 नीति, यानी कि अर्थव्यवस्था रोजगार, E3 का मतलब है इकोनॉमिक, एम्प्लॉयमेंट और इन्वायरमेंट, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यावरण के लिए जैव प्रौद्योगिकी को अपनाया है। ध्यान देना, सबसे पहला जो ये बायो वाली जो है इस नीति को लागू करने या इसको अपनाने वाला राज्य कौन सा है? तो असम पहला राज्य है। इस नीति का उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। भारत में बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में 50 से बढ़कर के 2014 में कितनी थी? 50 थी, और 2024 में कितनी हो गई है? 10,075 हो गई है। भारत में जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025, यह रिपोर्ट एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेज द्वारा क्या की गई है? तैयार की गई है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अगली जो इसके मुख्य बिंदु है उसको समझते हैं। कौन कौन से मुख्य बिंदु है? ABLE की स्थापना, वो जो स्थापना है वह अप्रैल 2003 में गैर लाभकारी संगठन के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसका प्रशासनिक नियंत्रण है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। मतलब इसका जो प्रशासन है, जो भी इसका डिपार्टमेंट के जो भी काम करने वाले अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी है, वह किसके अधीन रहते हैं? तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत आते हैं।
उसका भी एक विभाग है जैव प्रौद्योगिकी, उस विभाग के अंतर्गत रहेंगे। यह सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच इंटरफेस एजेंसी के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक उत्पाद विकास आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु नवाचार को बढ़ावा देता है। ब्रेक जो है का अध्यक्ष कौन है? जो इसके डॉक्टर राजेश एस गोखले इसके अध्यक्ष बनाए गए। महत्वपूर्ण बातें जो थी वह यही थी जो मैंने आपको कनेक्ट करने का प्रयास किया है, वहाँ कनेक्ट करवा दिया, बाकी आपको पूरा डिटेल करवा दिया गया। इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। इसके पीडीएफ के लिए आपको हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसको चेक करना होगा, क्या प्रोसेस है आपको समझ में आ जाएगा। पूरा उसमें लिखा है, मतलब लिंक वगैरह दी गई है टेलीग्राम की उनकी, तो आप उस पर क्या करें, फॉलो करें, उसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। पंजाब भारत का पहला राज्य, पंजाब विधानसभा में सांकेतिक भाषा, सांकेतिक कोड पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया जिसने अपनी विधानसभा की कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया जा रहा है। तो ध्यान देना, ये पंजाब पहला ऐसा राज्य है जिसने सांकेतिक भाषा को पूरे भारत में लागू पहली बार किया है। कहाँ पर? विधानसभा के अंदर। यह पहल बधिर व्यक्तियों के लिए विधानसभा की कार्यवाही को सुलभ बनाने और इन्हें सरकारी नीतियों और विधायी चर्चाओं से अवगत कराने के उद्देश्य से की गई है, जो कि बहुत ही भविष्यगामी सोच है। और मुझे लगता है कि इससे प्रेरित होकर के भारत के अन्य राज्यों में भी यह स्थिति देखने को आपको बहुत जल्द मिलेगी। बजट सत्र शुरुआत में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, जो कि आप सभी को पता है 2024 में इनको बनाया गया जुलाई में, के पारंपरिक अभिभाषण को सांकेतिक भाषा में प्रसारित किया गया है। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार आरपीडब्ल्यू अधिनियम जो 2016 का है, उसकी धारा 40 के तहत सरकार को दिव्यांगों के लिए संचारण प्रणाली सुलभ बनाने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत क्या होगा, यह कदम उठाया गया है। अर्थात जो पंजाब की जो राज्य सरकार है उन्होंने यह प्रावधान जो किया उनकी विधानसभा में, तो वह किसके माध्यम से किया? जो 2016 का अधिनियम है उसके माध्यम से किया गया है। और उसकी धारा 40 के तहत यह कदम उठाया गया है। 40 कहती है कि दिव्यांग व्यक्तियों के समझ सुलभ करने के लिए, अर्थात आप उनके संचार प्रणाली अच्छे सुलभ देखने दृश्य बनाने के लिए, उनको समझ योग्य बनाने के लिए आपको कदम उठाना होगा, और उसे देखते हुए इसका कदम उठाया गया है। सांकेतिक भाषा में प्रसारण का दायरा क्या होगा? राज्यपाल के अभिभाषण जो हैं वे सांकेतिक भाषा में भी होंगे। बजट सत्र मुख्य है वो रहेगा, और अन्य महत्वपूर्ण विधायी चर्चाएं जैसे अब सांकेतिक भाषाओं में उपलब्ध होगी, जो भी आवश्यक है वे बातें भी। सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में 2018 से हर साल 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। यह विश्व बधिर महासंघ की स्थापना के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा चुना गया दिन है। यानी कि ये 23 सितंबर है, यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा चुना गया दिन था, और इसी दिन क्या होता है, विश्व बधिर महासंघ की स्थापना की गई थी, इसलिए उसके उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। और भारत में भी 2018 से इसी तारीख को क्या मनाया जाता है? सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, और अगली खबर है हमारी अजय सेठ जो है उनके बारे में। अजय सेठ को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अजय सेठ को अगला वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। वे तुहिन कांता पांडे का स्थान लेंगे। तुहिन कांता जो पांडे जी हैं वे भारत के पहले सचिव थे भारत सरकार ने, तो उनकी जगह किसको दिया? अजय सेठ साहब बन गए अब सचिव। अजय सेठ वर्तमान में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों विभाग के क्या हैं? सचिव हैं। नोट, इनके महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। वर्तमान में अजय सेठ एशियाई विकास बैंक एडीबी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में भारत के वैकल्पिक गवर्नर हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एडीबी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। अजय सेठ के बारे में, अजय सेठ कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। अजय सेठ मतलब है वो वहाँ से हैं, उसी बैच में। अजय सेठ ने आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की है। इन्होंने क्या कर रखा बीटेक वालों ने? कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा ना बीटेक। चलिए, उन्होंने फिलीपींस के एटेनियो डी मनीला विश्वविद्यालय से एमबीए भी किया है। तो यानी ना मैनेजमेंट का भी ये भी कर रखा है, ध्यान देना मैनेजमेंट में।
अजय सेठ को कर्नाटक के वाणिज्य कर प्रशासन में को बदलने में उनकी अनुकरणीय कार्य के लिए 2013 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। 2013 में इन्होंने अच्छा कार्य किया तो उसके लिए इनको पुरस्कार मिला प्रधानमंत्री वाला। वित्त सचिव की भूमिका इन्होंने कैसे निर्वाह कर रहे हैं? देश की आर्थिक नीति बनाने में अहम भूमिका निभाने के अलावा वित्त सचिव 1 रुपए के नोट पर, 1 रुपए का जो नोट होता है, नोट पर भी अपने हस्ताक्षर करते हैं। तो ध्यान देना, आर्थिक नीति बनाने के अलावा जो अहम भूमिका कहाँ निभाएंगे ये वित्त सचिव जो साहब है, ये 1 रुपए का जो नोट होता है, नोटों पर भी उनके सिग्नेचर होते हैं। सिक्का अधिनियम 2011 के अनुसार भारत सरकार न्यूनतम 50 पैसे और अधिकतम 1000 रुपए के 1 रुपए के नोट, 1000 रुपए के 1 रुपए के नोट और सिक्के जारी करती हैं। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत सुनिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई 2 रुपए से लेकर के 10,000 तक के मूल्य वर्ग के नोट जारी कर सकता है। याद रखिएगा, आरबीआई द्वारा जारी किए गए नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि रुपये पर जो रुपया का जो होता है, रुपया जो होता है चाहे सिक्का हो या नोट हो, नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। जो आपने देखा होगा, जो सिक्का आता है उसके ऊपर उनके साइन होते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं अभी सिक्का, रुकिए। सत्यमेव जयते। और ये जो सिक्का, ये तो सिक्का है। अगर ऐसा जो सिक्का आता है, ये तो अभी सिक्का है, लेकिन पहले नोट भी आता था, नोट अभी है नहीं, तो उस पर ऐसा ऐसे लिखा रहता है भारत सचिव के, उसका जो भी सचिव रहेगा उसका नाम लिखा रहता है उसके ऊपर। सिक्के पॉसिबल नहीं होता है, नोट के ऊपर होता है। हालांकि सिक्के पर भी उसी की परमिशन रहेगी। नंदिनी आईएएस में आप फिर से अपने अगली क्लास जो मतलब अगला जो खबर है 5वीं, जल शक्ति अभियान में 2025 हरियाणा के पंचकुला में कैच द रेन का शुभारंभ। इस खबर से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लिंक शेयर नहीं किया है तो यह आपको क्या लगेगा भैया, पाप लगेगा। आपको अगर पाप मुक्ति पाना है तो चैनल की लिंक जो है अपने सभी साथियों के, अपने सभी सोशल मीडिया, उन सभी को धड़ाधड़ शेयर करते हुए चलना है। पाप का भागीदारी नहीं बनना है। किसका बनना है? सहकारी संघ, जो सहकारी है, साझा रणनीति जो है उसका बनना है। पुण्य का काम करना है ताकि लोगों की सेवा कर सकें। सेवा भाव से हम लोग लगे हुए हैं। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का 6ठा संस्करण 22 मार्च 2025 को विश्व जल दिवस के अवसर पर हरियाणा के पंचकुला में शुरू किया गया है। इस अभियान में देश के 148 जल संकटग्रस्त जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। क्या है खबर है, जरा सुनिए पूरी अभियान के बारे में। भारत सरकार ने 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया था, जिसे 2021 में जल शक्ति अभियान, देखिए जल शक्ति अभियान शुरू किया था और जिसे 2021 में जल शक्ति अभियान कैच द रेन नाम दे दिया गया है। क्या कैच द रेन? इस वार्षिक अभियान का उद्देश्य लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जल संरक्षण जो है उसके लिए लेकर चल रहे हैं परियोजनाओं में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना होती है। मतलब जल का अगर संरक्षण करना है तो एक व्यक्ति या सरकार नहीं कर सकती है, बल्कि समुदाय के सभी लोग एक की भागीदारी सुनिश्चित होती है इसमें। यह अभियान देश में मानसून के मौसम में सक्रिय रहता है। नोट, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 पहल केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और हरियाणा सरकार के साथ साझेदारी में शुरू की गई है। जल शक्ति अभियान 2025 की थीम क्या है? जल संचय जन भागीदारी। जल का संचय करना जन भागीदारी है। जन जागरूकता की ओर ध्यान देना, इसकी थीम ये पूछी जा सकती है साल। जल संचय जन भागीदारी, जल को संचित करना है तो जन यानी कि जो जनता है उसकी भागीदारी बढ़ाना है। जन जागरूकता है मतलब जनता को जागरूक करना है, उसकी ओर आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो जल का संचय करना संभव नहीं हो पाएगा। जल शक्ति अभियान कैच द रेन योजना, इसके 5 प्रमुख लक्ष्य हैं, उद्देश्य है। कौन कौन से? पहला, जल संरक्षण और जल, पहले सबसे पहले जल का संरक्षण करेंगे और जो वर्षा है मतलब पानी जो बरसात हो रही है उस जल का संचय करना, संचय को बढ़ावा देना। जल संरक्षण और गणना, जियो ट्रैकिंग और सभी जल निकायों की सूची बनाने के लिए वैज्ञानिक योजनाएं तैयार करना।
सभी जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित करना, गहन वनीकरण पर ध्यान केंद्रित करना, जनता और हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना। नोट: विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कितने को? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और अभी आज 27 मार्च हुई, तो अभी हाल की घटना है। छठी खबर है, दिल्ली विधानसभा में भारत की 28वीं विधानसभा जो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा से जुड़ेगी। दिल्ली कागज रहित और डिजिटल विधायी प्रक्रिया बनने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा में शामिल होने वाला भारत का 28वां विधानमंडल बन गया है। नागालैंड 2022 में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था। यानी कि ई विधान एप्लीकेशन को पहली बार किसने लागू किया? तो नागालैंड पूर्वोत्तर राज्यों जो 7 बहनों में से एक है और म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। सारे फैक्ट क्लियर है, आगे बढ़िए। दिल्ली विधानसभा में 22 मार्च 2025 को क्या हुआ? 2025 में नई दिल्ली में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की उपस्थिति में यह समझौता क्या हुआ है? मंजूर हुआ, इस पर हस्ताक्षर हुए हैं। क्या लाभ होंगे? कि एप्लीकेशन क्या है? ई विधान एप्लीकेशन क्या है? यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन एप्लीकेशन विजन को साकार करने के लिए केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत विकसित किया गया है। यह केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका उद्देश्य कागज आधारित विधायी प्रक्रिया को सभी के लिए सुलभ एक कुशल डिजिटल पेपरलेस सिस्टम में बदलना। अर्थात ऐसा कि हमें कागज कम से कम उपयोग करेंगे, पेपरलेस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपयोग करेंगे, जिसकी वजह से हम पर्यावरण को क्या करेंगे? उसका बचाव कर पाएंगे। कैसे भैया? अगर कागज का हम उपयोग हुआ तो पेड़ कम कटेगा तो पेड़ों की संख्या अच्छी बनी रहेगी। यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC क्लाउड सिस्टम मेघराज 2.0 पर होस्ट की गई है। एक वर्क फ्लो आधारित प्रणाली है। नेवा का कार्य देश के सभी विधानमंडलों को एक ही मंच पर एकीकृत करना ताकि कई अनुप्रयोगों की जटिलता के बिना एक डेटा रिपोजिटरी बनाई जा सके। कहने का मतलब है पूरे भारत में जितने भी विधानसभा विधानमंडल है, मतलब जितने राज्य उनमें है सभी में, तो उन सभी राज्यों को एक ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, जिसमें नई दिल्ली की जो विधानसभा है वह कौन सी हो गई है? 2800 नंबर की इसमें शामिल होने वाली हो गई। अभी 2800 है। टोटल कितना बताइएगा आप सभी? टोटल कितनी विधानसभाएं हैं भारत में? 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी है, याद रखना, जिसमें से एक इसमें शामिल हो गई है। विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों को सदन की कार्यवाही को सुचारू और कुशलतापूर्वक संचालित करने में मदद करना। प्लेटफॉर्म में एक सुरक्षित डिजिटल रिपोजिटरी है जो विधायी डेटा की गोपनीयता और अखंडता क्या करेगा? रक्षा करेगा। यह प्लेटफॉर्म कई भाषाओं को संभालने में सक्षम है, यानी कि बहुभाषी प्लेटफॉर्म है। अगर ऐसा प्रश्न कथन बना दे तो कतई गलत नहीं करेंगे, सही करना है, बहुभाषी प्लेटफॉर्म है। अगली खबर है 7वीं, केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया। केरल ऐसा राज्य है जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए उसने एक आयोग की स्थापना की अलग, और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है। केरल भारत का वह पहला राज्य बन गया है जिसने केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 को पारित कर वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना कर दी। यह वैधानिक निकाय है, ध्यान देना, संवैधानिक नहीं है, वैधानिक है, यानी कि एक विधि के द्वारा बना है, जिसका उद्देश्य बुजुर्ग नागरिक के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना तथा नीति निर्माण में सलाहकार की भूमिका निभाना आवश्यक है। देखिए भैया, इसकी पहल क्या है पूरी? यह पहल केरल की वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, पुनर्वास और सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग के बारे में थोड़ी खबरें, मेन बातें क्या है, विशेषताएं सब जानेंगे। तो केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम जो है वह क्या करता है जनाब?
वह क्या कर रहा है, देखिए 2025 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय है। महत्वपूर्ण याद रखिएगा, अगर पॉइंट कर लिया कि पूरे भारत में लागू है। वरिष्ठ नागरिक आयोग तो नहीं भैया, केवल कहाँ है, केरल में है। अगर वो कहते संवैधानिक है, नहीं, ये वैधानिक है। भारत में अपनी तरह का पहला आयोग है जो विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर केंद्रित है। राज्य की बुजुर्ग नीति निर्माण सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगा। आयोग का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को अधिकारों और कल्याण की समीक्षा के लिए करना, उनकी समीक्षा करना, बुजुर्गों के पुनर्वास, संरक्षण और समाज के सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना, उनकी भागीदारी को समाज में, समावेशिता और सम्मान को बढ़ावा देना। इसके बाद इनकी जो विशेषता है इस आयोग की, जरा देखिए विशेषता क्या है, विशेषताएं देखिए जरा, थोड़ी विशेषताओं देखिए, ध्यानपूर्वक समझेंगे सभी। मुख्य विशेषता एवं वह कार्य, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए क्या करेगा, नीतियां तैयार करना और सरकार को सुझाव देना। सबसे महत्वपूर्ण, जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए नए नए कानून वगैरह जो बनाने हैं, नीतियां बनाना, वो इसके माध्यम से होता है। उपेक्षा, दुर्व्यवहार और शोषण से जुड़ी शिकायतों का समाधान करना, वरिष्ठ नागरिकों को समाज में उनके ज्ञान और अनुभव के आधार पर योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। कानूनी सहायता मतलब उपलब्ध कराना, मतलब उनके कानून संबंधी अगर उनको कोई मदद चाहिए, उनके साथ भेदभाव हो रहे हैं, उनके जो बेटे हैं बेटा बेटी जो है उनको नहीं संभाल रहे हैं, तो उनके लिए क्या करना, कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करना। नीति सुधार है तो नियमित रिपोर्ट करना, ये भी यहाँ पर कही गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेडमी की भारत व तंजानिया संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। क्या है, अफ्रीकी क्षेत्र में अपनी सैन्य पहुंच के लिए हिस्से के रूप में भारत अप्रैल 2025 में हिंद महासागर में अफ्रीकी देश तंजानिया के साथ मिलकर के एकीमी नामक एक समुद्री अभ्यास की सह मेजबानी करेगा। पहला सैन्य अभ्यास एकेमी, जिसका संस्कृत में अर्थ है एकता, एकेमी का अर्थ है एकता, में तंजानिया सहित देश अफ्रीकी देश शामिल है। ध्यान दीजिएगा, यह जो है पहला सैन्य अभ्यास इस तरीके का ये, और ये कौन सा है, एकेमी। एकेमी क्या है, पहला। दूसरी बात, इसका जो अर्थ है वो क्या है, एकता। क्या है, एकता को दर्शा रहा है। और इसमें कौन कौन शामिल है, सबसे महत्वपूर्ण बात, तंजानिया सहित अफ्रीकी 10 देश, अफ्रीका महाद्वीप से 10 देशों का समावेश उसमें होना, और उसके साथ में भारत का वहां होना बहुत बड़ी बात है। उसमें मान के चलिए बहुत अच्छी एकता है, यानी कि अफ्रीका के देशों में भारत जो है, जो संतुलन बनाना चाह रहा है अपना वर्चस्व, वह कहीं ना कहीं सही होता दिख रहा है, क्योंकि चीन वहां लगातार फोकस कर रहा है। भारतीय सरकार ने भारतीय नौसेना की महासागर पहल के पूरक के रूप में हिंद महासागर जहाज IOS सागर पहल की घोषणा की है। एकीमी समुद्री अभ्यास का उद्घाटन संस्करण 13 से 18 अप्रैल 2025 तक तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह के पास खुले समुद्र में किया जाएगा। ध्यान रखना, खुले में, क्लोज्ड में नहीं। तो कहाँ किया जाएगा, तंजानिया में होगा। और कहाँ पर, तंजानिया के भी दार एस सलाम बंदरगाह पर। और ये पहला संस्करण है, ध्यान देना। और पहला प्यार जो है यूपीएससी का प्यार होता है। अगर ब्रेकअप करवाना है तो इसको पढ़ लेना है, क्योंकि ज्यादा प्रश्न सही करना है तो ब्रेकअप होगा भैया, समझ रहे ना। इस अभ्यास का आयोजन भारतीय नौसेना तंजानिया पीपुल्स डिफेंस फोर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। ये मेजबान के रूप में दोनों देश कर रहे हैं, आयोजन जो दोनों देश मिलकर कर रहे हैं, लेकिन इसमें शामिल 10 देश और सहित होंगे, 10 देश और शामिल होंगे इसमें अफ्रीका महाद्वीप के। आगे क्या है भैया, प्रतिभागी भारत और तंजानिया द्वारा सह आयोजित एकीमी समुद्री अभ्यास में दक्षिणी अफ्रीका के केनिया है, इरिट्रिया है, कोमोरोस है, जिबूती है, मेडागास्कर है, मॉरिशस है, सेशल्स है और मोजाम्बिक भी भाग ले रहे हैं। लगभग आपको अगर मैं ध्यानपूर्वक अगर बताऊं तो अफ्रीका का कुछ महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का कुछ हिस्सा ऐसा है, और यहाँ पर क्या है, मेडागास्कर है। तो ये जो, और तंजानिया वगैरह सब देश जो यहाँ यहीं पड़ेंगे इस सीमा पर, ये जो सीमा पड़ रहे हैं यहीं पड़ रहे हैं सारे देश ये, और यहाँ पर द्वीप वगैरह द्वीपी देश भी है। तो ये मिलकर के क्या कर रहे हैं, ये सारे देश मिलकर के यहाँ अभ्यास लड़ेंगे बाहर खुले में, ओपनली। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
और जानते हैं क्या है नोट। नोट में क्या लिखा है, इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र चरण दोनों अभ्यास होंगे, यानी कि बंदरगाह के तट पर और साथ में समुद्र में किस तरीके से अभ्यास, वो दोनों समाहित किए गए। बंदरगाह चरण में इसमें नौसैनिक समुद्री डकैती विरोधी अभियानों और सूचना साझा करने वाले टेबल टॉप कमांड पोस्ट अभ्यास में भाग लेंगे, जबकि समुद्री चरण में इस दौरान खोज व बचाव, खोज करना, रिसर्च करना, वहां पर कुछ गुम हो गया, मान लीजिए किसी का जहाज रानी वगैरह कुछ दिक्कत आ गई तो उसकी खोज करना, उसको बचाना, छोटे हथियारों से फायरिंग करना और हेलीकॉप्टर संचालन VBSS संचालन पर ध्यान देना। इस तरीके से अभ्यास किया जाएगा ताकि इससे क्या होगा, भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो ये मिल करके काम कर सके। हिंद महासागर यानी कि IOC जहाज पहल के तहत भारतीय नौसेना का जहाज INS सुनयना दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। इनके जो वहाँ ये करेंगे उस समय उनके लिए क्या किया जाएगा, इसको तैनात किया जाएगा सुनयना, INS सुनयना वहाँ पर तैनात होगा। इस पर मित्र देशों श्रीलंका, मालदीव, केन्या, मेडागास्कर, कोमोरोस आदि तथा सेशल्स के 44 चालक दल शामिल होंगे। इन देशों के चालक दल को भारतीय नौसेना द्वारा अपने कोची स्थित प्रशिक्षण सुविधाओं में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो ये रही हमारी आज की पूरी खबरें। अब इसके बाद हमारा है आज के प्रैक्टिस सेशन। आज के प्रैक्टिस सेशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई टाइपिंग में, वह यह कि इन्होंने तुरंत आंसर लगा दिए हैं, तो क्षमा चाहेंगे। आज हो गई गड़बड़, कोई बात नहीं, कल आपको व्यवस्थित मिलेगा, वहां प्रश्न अलग होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। स्टॉकहोल्म जल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो वर्ष 1991 में, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है ऊपर, वही बात यहाँ लिखी हुई है। प्रसिद्ध जल विज्ञानी जो गुंटर ब्लोचेल को 2025 में स्टॉकहोल्म जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे वियना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के क्या है, प्रोफेसर हैं। स्टॉक, याद रखिएगा, उनको ये जो पुरस्कार दिया गया है वो किस लिए किया गया है, उनके शोध ने जो बाढ़ जोखिम है उसका आकलन और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझ को क्या किया है, बढ़ावा दिया है। और स्टॉकहोल्म जल पुरस्कार जल विज्ञान, प्रबंधन और संस्करण में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इसे स्टॉकहोल्म वाटर फाउंडेशन द्वारा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के सहयोग से प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार हर साल अगस्त में विश्व जल सप्ताह के दौरान स्वीडन के राजा कार्ल सोलवे जो है गुस्ताफ द्वारा दिया जाता है। याद रखिए, याद रखना इस बात को, कौन देता है भैया, तो जो स्वीडन के राजा है उनके द्वारा। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। हालांकि ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, आपके लिए रिपीट है एक तरीके की। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद की स्थापना कब हुई, तो ये 2012 में हुई। यहाँ पर सारे विकल्प पहले दे दिए गए थे, तो क्षमा चाहेंगे। इन्होंने अभी क्यों चर्चा में आया, तो 21 मार्च 2025 को बायोसारथी पहल की शुरुआत की है, इसलिए ये महत्वपूर्ण चर्चा में आया। और इसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल पहले ही पढ़ा चुका हूँ। फिर भी देखिए थोड़ा, 13वें स्थापना दिवस पर शुरू हुआ 6 महीने का यह कार्यक्रम है। और याद रखना, अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो आपको नंदिनी IAS के ऑफिशियल ईमेल पर कांटेक्ट करना होगा या कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, तो उसकी वजह से आपको संपर्क मिल जाएगा पूरा, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगा, जो कि अभी क्या होगा, फ्री में उपलब्ध है, कहीं भी आपको शुल्क नहीं देना है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आ जाइए आगे। बाकी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और आगे बढ़ाते चलिए। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा में सांकेतिक भाषा कार्यवाही शुरू की गई है, तो यह पंजाब में की गई है। और क्यों की गई है, क्योंकि वहां पर जो भाषा, जिनको दृष्टिबाधित लोग हैं उनको क्या हो, सांकेतिक भाषा से समझ सके, उनके लिए की गई है। ध्यान रखना, जो बधिर हैं, बोल नहीं सकते हैं, सॉरी बधिर, दृष्टिबाधित नहीं, दृष्टिबाधित तो देख भी नहीं पाएंगे तो उनके लिए तो सुनने वाले लगाएंगे, लेकिन सांकेतिक भाषा जो है वह किसके लिए, बधिर यानी कि जो बोल नहीं सकते हैं उनके लिए। और ये कब, कौन सा अधिनियम के उपयोग से की गई है, तो ये की गई है अधिनियम 2016 का जो है उसके लिए की गई। RPWD का जो अधिनियम है ये 2016 का, उसकी धारा 40 के तहत की गई है। और इसमें कौन कौन से चर्चा शामिल होगी, तो राज्यपाल के अभिभाषण, बजट सत्र और अन्य विधायी चर्चाएं सांकेतिक भाषा में उपलब्ध होगी। और इसे याद रखना, अनेक भाषाओं में उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि एक ही में सांकेतिक भाषाओं में उपलब्ध है, जैसी चाहिए उसी में।
अभी हाल ही में केंद्रीय वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो अजय सेठ साहब को नियुक्त किया गया है। बाकी डिटेल में इनके बारे में आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं आगे, तो वह उनके पूरे में डिटेल याद रखिएगा। जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2025 का छठा संस्करण का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो पंचकुला हरियाणा में किया गया है। इसका ये कहा है संस्करण जो शुरू किया गया है जी। बाकी डिटेल बता चुका हूं, वही पूरी बातें लिखी है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा में शामिल होने वाली भारत की 28वीं विधायिका कौन सी बनी है? तो ये दिल्ली की बनी है। और पहले कौन सी थी? जरा याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया है, याद करिए कौन सी है पहली, बताइए जल्दी, कमेंट बॉक्स में बताना आप सभी को। नागालैंड, ठीक है, लिखिएगा नागालैंड, मैंने बोल दिया। अब अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? ध्यान रखिएगा, यहाँ डिटेल फिर से लिखा आपके लिए पूरा। तो बस आज थोड़ी गलती है कि विकल्प नीचे देना था, वही आंसर पहले लगा दिया उन्होंने। तो वरिष्ठ नागरिक आयोग केरल में स्थापित किया गया है। अप्रैल 2025 में आयोजित होने वाले पहले भारत अफ्रीका समुद्री नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? तो एकेमी जो है यह है पहला समुद्री, जिसमें तंजानिया और भारत दोनों सहभागीदारी करेंगे, दोनों देश मिलकर के इसका आयोजन करेंगे। इसमें अफ्रीका के 10 देश शामिल होंगे और आयोजन 13 से 18 अप्रैल को किया जाएगा। वह भी कहां पर जो होगा, ये तंजानिया के जो दार एस सलाम बंदरगाह है उस पर किया जाएगा, याद रखिएगा। सह मेजबानी कौन कौन है? भारत और तंजानिया। वन लाइनर फैक्टर देखिए जरा, स्टॉक जल पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने? गुंटर ब्लॉसचेल जो है जल विज्ञानी है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को उनके घरेलू और वैश्विक पहुंच तथा व्यवसाय विस्तार में सहायता करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? बायो सारथी। सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर। भारत में 1 रुपए के नोटों पर कौन हस्ताक्षर करता है? तो वित्त सचिव करता है, जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय का होता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाली पहली राज्य विधायिका कौन सी बनी? नागालैंड। ध्यान देना, ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाली पहली विधायिका तो नागालैंड की थी, याद रखना, ठीक है, 2022 में। लेकिन अभी कौन शामिल हुई? तो दिल्ली की हुई है, 28वीं। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो यह केरल है। भारतीय नौसेना की पहल के तहत भारतीय नौसेना द्वारा अपने हिंद महासागर जहाज आईओएस जहाज सागर के तहत किस भारतीय जहाज को तैनात किया जाएगा? तो INS सुनैना, समझ रहे हो, सुनैना। हालांकि उसमें ध्यान रखना सिक्योरिटी के पर्पज से है। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में चीन, दक्षिणी कोरिया जैसे देशों के बढ़ते खराब गुणवत्ता के स्टील आयात को क्या करना रोकने के लिए कितना प्रतिशत टैरिफ लगाए हैं? 12%। हाल ही में भारत ने किस शहर में आयोजन के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश की है? अहमदाबाद में किया जाने का है कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 2030 में होने वाले हैं भारत में। तो मेजबान कौन सा शेयर करेगा हमारे भारत से? अहमदाबाद करने के लिए दावेदारी पेश की गई है। ये रहे आपकी आज की खबरें, ठीक है। तो आज की खबरें कंप्लीट होती है हमारी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और साथ में अपने साथियों को लिंक अवश्य शेयर करें, क्योंकि अगर शेयर नहीं किया, आपने क्लास देख ली तो आप पाप के भागीदार होंगे। क्लास शेयर नहीं करके और लाइक ना करके तो और ज्यादा पाप मिलेगा, 2 गुना पाप मिलेगा। तो लाइक और शेयर, साथ में कमेंट बॉक्स में बतानी है कि पाप नहीं लगेगा आपको, क्योंकि पाप लगाना से बचनो है तो आपने कहीं कर लेनो है, कमेंट कर देनो है। बात समझ में आवे? ओ बबुआ कमेंट करी दो, उधर चलेगा, कमेंट करके जाओ तभी मजा आवेगा, और शेयर कर दो लिंक, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए यहीं रोकते हैं, अगले एपिसोड मिलेंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा और मजेदार भी लगा होगा। अगर कहीं भी किसी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, त्रुटि अगली क्लास में सुधार भी करेंगे, कमेंट कर दीजिएगा, वहां भी सुधार कर लेंगे। वैसे त्रुटि का ध्यान रखा जाता है पूर्णतः, लेकिन कभी कभी टेक्निकली टाइपिंग वगैरह हो जाती है, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे आपसे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।